हम्म, नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हीरा और मोती के बारे में बहुत अच्छा सा प्रेमचंद जी की जो कहानी है और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जो है वेदना को और दोस्ती को प्यार को सबको बताया कि प्रेम ऐसा भाव होता है जिससे कि जो कठोर व्यक्ति होता है वो भी प्रेम की भावना में अंततः लास्ट में वो भी प्रेम की भावना को अपनाता है। तो प्यार करना, किसी से प्रेम की भावना रखना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि जो जूरी था उसकी पत्नी पहले दोनों बैलों हीरा और मोती से नफरत करती थी, उसे गुस्सा आता था, पर अंत में क्या हुआ, वो भी उन्हें प्रेम जो है करने लग जाती है क्योंकि सामने से वो उनका इतना अधिक जो है प्रेम देखती है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कांजी होत में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? आप अभी हम इसका सिर्फ डिस्कशन करेंगे, मैं आपको प्रश्न का उत्तर जो है वो बताऊंगी और उसके बाद में जो है लेखन में लिखित कार्य में इसको आपको जो है पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि कांजी होत में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? प्रश्न क्या है, कांजी होत में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? हमने पढ़ा था ना कि जब वहां पर जो जानवर होते हैं उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती है कि उनको नीलामी उनकी नीलामी की जाती है, अर्थात पैसे में बेचा जाता है। तो इसका प्रश्न क्या बनता है? उत्तर, कांजी होत के कर्मचारियों पर पशुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती थी। जो वहां कर्मचारी काम करते थे उसके लिए आया। आप इन प्रश्नों के उत्तर जब समझेंगे और मेरी वाणी को आप अपने अंदर मदद कर लेंगे तो आप अपने आप भी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बना सकते हैं। कैसे? कांजी हाउस के कर्मचारियों पर पशुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती थी। जो एक बाड़ा, कांजी हाउस मतलब एक बाड़ा, जिसे हम एक बाड़ा बोल सकते हैं, वहां पर उन पशुओं को सुरक्षित रखा जाता था और इस कारण से नित्य प्रति उनकी जो हाजिरी लेकर यह निश्चित किया जाता था होगा कि कोई पशु घट तो नहीं गया, अर्थात जैसे अटेंडेंस होती है ना आप लोगों की, उसी प्रकार से यहाँ पर एक बाड़ा या एक मवेशी खाना उसको बोल सकते हैं कांजी उसको। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि शायद कांजी होस में जो है उनकी हाजिरी इसीलिए ली जाती थी कि उन्हें सुरक्षित रखने की जो है वो जिम्मेदारी होती थी और इस कारण इसके प्रति जो है वो हाजिरी ली जाती थी कि कोई पशु जो है वो भाग तो नहीं गया या कम तो नहीं हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब हमने पढ़ा था कि छोटी बच्ची जो है उसको प्रेम क्यों उमड़ आया था? उसको प्रेम इसलिए उमड़ आया था, जब हमने पढ़ा था कि उसके खुद की भी माँ नहीं थी, जो माँ थी वो सौतेली माँ थी और वो उसको जो है मारती थी और सामने से जो बैल है वो भी उसको ऐसे ही दिखाई दिए थे। तो छोटी बच्ची की माँ का जो है वो देहांत हो गया था, मर चुकी थी ना, और जो दूसरी माँ थी वो सौतेली थी। छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो गया था और सौतेली माँ जो है वो उसे पीटती थी। बैलों को भूखा और पिटता हुआ देख उसे अपना समान, जैसे उसे लगता था कि जैसा दर्द मुझे मिलता है वैसा ही दर्द जो है इन बैलों को मिल रहा है, इसलिए उन्हें जो है दुखी बैलों की सहानुभूति हो गई थी और इसीलिए उस छोटी बच्ची का जो है वो बैलों के प्रति जो है प्रेम उमड़ आया था। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? आप लोगों को यहाँ एक प्रश्न दिख रहा है, एक शब्द दिख रहा है, नीति विषय। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं, तो हमें हमारे मोरल जो आपने चैप्टर पढ़ा उन मोरल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पूछा कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक जो मूल्य है वो उभर कर आए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर यह चीज आई थी कि दो बैलों की कथा, हमने दो बैलों की कथा पढ़ी थी, हीरा और मोती, और यहाँ पर यह बताया गया कि बैलों के माध्यम के सामने आने वाले नीति संबंधी मूल्य किस प्रकार के थे। जैसे देखो, सबसे पहले तो वो अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायक होता है। इस पाठ में हमें बताया था कि सीधा होना जो है वो संसार में कष्टदायक होता है, तेज होना है परंतु स्वार्थी नहीं बनना है, नंबर 1।
कि जैसे कि सीधा कोई होता है तो उसे हम गधे की श्रेणी दे देते हैं। जैसे इंसानों में ले लो, कोई बहुत सीधा होता है तो वो मूर्ख होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गधा कहीं का, गधे हो क्या, कुछ आता नहीं है क्या, हम बोलते हैं ना ऐसा। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट बनता है वो यही पॉइंट बनता है कि अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग जो है वो गधा कहकर पुकारते हैं। इसलिए हमें इतना भी सीधा नहीं बनना कि लोग जो है हमें मूर्खता की श्रेणी दे। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि मनुष्य की सज्जनता न छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमें कोई राक्षस प्रवृत्ति वाले काम नहीं करने होते, दुष्टता नहीं अपनानी है, परंतु अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना जरूर चाहिए। तीसरा, संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र होता है। आपको पता ही है, हम फ्रेंड सर्किल होते हैं, अगर हमारा कोई संकट का समय है और उस समय जब हमारी कोई मित्र जो है सहायता करता है तो वह जो है सच्चा मित्र होता है। जैसा कि बैलों के माध्यम से पता लगा, लास्ट में कहा था ना कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। 4 पॉइंट लिखेंगे हम इसके छोटी कहानी में बैलों के माध्यम से। और जो चौथा है वो लास्ट है, स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। हमें दूसरों के अधीन नहीं रहना। बैल जैसे है वो हमेशा अपने ही अधीन में जिए थे, उन्हें स्वाधीन पराधीनता, दूसरों के अंडर में जीना उनको पसंद नहीं था। तो स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। पराधीन रहकर सुख भोगना निंदनीय होता है। किसी का गुलाम बनकर सुख भोगना जो है वो निंदनीय होता है। समझ में आ गई बात? 4 पॉइंट है इसके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? हमने पढ़ा था ना कि गधा जो है वो उसकी स्वभावगत विशेषताएं होती है कि वो डरपोक होता है। जैसे बैलों ने सब जानवरों को निकाल दिया तो उन्हें भी कहा कि तुम भी चले जाओ, तो वो डर के मारे कहते हैं कि अगर पकड़े गए तो ये वापिस से हमें जो है मारेंगे। तो यहाँ पर जो कहानी है हीरा मोती, उसमें प्रेमचंद जो लेखक है उन्होंने रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रश्न समझ में आया? उत्तर देखो, गधा जो होता है वो अपनी सहनशीलता, सहन करने की शक्ति होती है। मालिक कितना भी बोझ उसके डाल दे, कितना भी उसको मार दे, फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता है। तो गधा अपनी सहनशीलता, सीधेपन और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। वो संतोषी जीव होता है, उसको कितने भी डंडे मार लो, कितना भी उसके ऊपर जो है वजन रख दो, बोझ रख दो, वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप गर्दन को नीचे किए हुए जो चलता रहता है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। गधे के माध्यम से प्रेमचंद जो कहानी के लेखक है उन्होंने मनुष्य के लिए बताया कि संसार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो उसे जो है मूर्ख समझा जाता है। अतः गधा शब्द का रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रचलित हो गया है। अब परंपराओं में आने लगा कि गधे जैसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे गधा कहा जाता है, अर्थात मूर्ख कहा जाता है। प्रेमचंद जी ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इस विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। समझ में आ गया? तुलना ऋषि मुनियों से क्यों की? यहाँ ऋषि मुनि क्यों आया? तो यहाँ ऋषि मुनि इसलिए आया क्योंकि ऋषि मुनि जो है वो हर सर्दी, गर्मी, कष्ट सबको सह करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में जो है वो गहरी दोस्ती थी? अब किन घटनाओं से पता चलता है? तो मैंने कल ही आपको ये प्रश्न किया था कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी, जैसे कि वो गाड़ी में जाते हैं तो एक दूसरे को गाड़ी के बाहर से बचाने की कोशिश करते हैं। वो गया जो है वो उसको साइड में गिराने की कोशिश करता है तो हीरा मोती जो है उसको संभाल लेता है। फिर हमने कहा था कि गया है वो मारता है उसको, तो वो भी क्या करते हैं, वहां से भाग निकलते हैं और तोड़ ताड़ कर अपना बदला ले लेते हैं। जैसे सांड को दोनों ने मिलकर के परास्त किया था। और जब मटर के खेत में जो था मोती पकड़ा गया तो हीरा भी वहां से नहीं भागा। कांजी होश में मोती ने भी हीरे के साथ उसके साथ बन जाना स्वीकार किया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप पॉइंट्स में दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए।
लेकिन और जात पर सींग चलाना मना है। कौन सी जात? स्त्री जाति का कहा गया था। यह भूल जाते हो मीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेम जन के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। एक बार हमारे चैप्टर में ये बात आई थी ना कि रहने दो, हम जो मालकिन होती है वो मारती है तो कहते हैं कि स्त्रियों पे हाथ चलाना, सींग चलाना जो है वो पाप होता है। तो प्रेमचंद्र जी ने यहाँ स्त्री के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण दिखाया है, एक सरलता का दृष्टिकोण दिखाया है। तो इसका उत्तर जैसे अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनता है? यह कथन मीरा का है। वह मोती को घर की मालकिन को सींगों पर उठाकर फेंकने की बात कहता है, तब हीरा उस कथन द्वारा रोकता है। हीरा के इस कथन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्रियों के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव था। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। इसमें प्रश्न नंबर 7 क्या है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? आपने देखा कि कहानी में किसान है जो हमारा जूरी है ना। तो किसान जीवन में किसान मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति पूर्ण दिखाया गया है। देखा ना हमने, जूरी था और जूरी के साथ में वो जानवरों का, हीरा और मोती का इतना जो है वो प्रेम था। तो इस प्रकार से, और गया जो है वो जो हृदय से किसान तो था परंतु कठोर था। तो इस प्रकार से हमें जो हमारे स्वामी होते हैं उनका भली प्रकार से स्वभाव जो है वो समझ में आ जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग इसको करोगे। उसके बाद में इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब इतना तो हो गया, आपको ये लाइन भी हमने पढ़ी थी कि वो बचा लेते हैं और वो जो है निकल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपन भी निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब अपन जो है वो नहीं निकल सकते, पर हाँ ये तो है ना कि इनकी कम से कम जो है हमें सुरक्षित आशीर्वाद तो मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यही कि इस कथन से यह ज्ञात होता है कि मोती अत्याचार का विरोधी और पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला है, यह जानते हुए भी कि उसी इस बात के लिए कठोर दंड मिलेगा कि उसने उस बाड़े से जो कांजी होजो वहां से निकाल दिया था, दीवार तोड़कर सारे पशुओं को जो है स्वतंत्र कर दिया था। परंतु उसे इस बात का तो संतोष था कि जितने लोग, जितने जानवर निकले हैं वो तो कम से कम हमें आशीर्वाद देंगे, 9-10 प्राणियों की तो हमने जो है रक्षा की है। तो ये प्रश्न का उत्तर बनता है। अब देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। इसे आप अपनी भाषा में करेंगे परंतु थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है समझ लेते हैं कि अवश्य ही तो चलिए, अब हमने प्रश्न जो है हमने किए और हमारा आशय है, पहला है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये बात वास्तव में ही अगर हम अपने भाषा में भी इसका आशय स्पष्ट करते तो वास्तव में उन दोनों में ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी कि वे मूक भाषा में भी है जो आपस में भाषा अपनी बातों को जो है एक दूसरे से कह देते थे और समझ जाते थे। और ये वास्तविक बात है। तो इसका हम कैसे बना सकते हैं कि हीरा और मोती जो है उनके पास अपने भाव और विचार प्रकट करने के लिए भाषा नहीं थी। वे इंसानों की तरह बोल नहीं सकते थे, किंतु वे मौन भाव से, जैसे मैंने बताया कि वे मूक भाव से एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। यह उनमें वास्तव में गुप्त शक्ति थी। मनुष्य तो बोल करके अपनी बात को कह सकता है परंतु जानवर जो है वो बोल करके नहीं कह सकते, परंतु उनमें यह एक शक्ति थी। मनुष्य भले ही अपने को सारे प्राणियों में श्रेष्ठ समझता हो, लेकिन उनके पास में जो है यह शक्ति नहीं है, उसे बोलकर ही अपने भाव और विचार प्रकट करने पड़ते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से जो है हमें बताया गया। देखिए, उस एक रोटी ने उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये बात कहाँ पर आई? ये बात इसलिए आई है कि यहाँ पर अब वो एक रोटी जो है बच्ची देती थी जिसकी माँ भी सौतेली थी, और एक रोटी से उनकी वास्तव में भूख तो नहीं मिटती थी दोनों बैलों की, परंतु उनको तृप्ति मिल जाती थी। तो क्या बनेगा इसका कि हीरा और मोती के व्यवहार से चिढ़कर गया ने उसको भूखा, जो सूखा रूखा सूखा जो भूखा डाल दिया था। इस अपमान से दोनों के मन में बड़ा क्षोभ था, बड़ा दुख और गुस्सा था
तभी जो है वो एक छोटी सी लड़की जो है एक रोटी उन्हें खिलाती है। इस एक रोटी से उनकी भूख शांत होने का तो कोई प्रश्न नहीं था, इतने बड़ी काया और एक रोटी से क्या फर्क पड़ता। लेकिन लड़की का जो प्रेमपूर्ण व्यवहार था, उस प्रेमपूर्ण व्यवहार से जो है उन दोनों बैल का हृदय जो तृप्त हो गए। तो प्रेम और सहानुभूति के भूखे थे, मतलब चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, प्रेम और सहानुभूति और रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। अब देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भाषा जो भूसा है उसको खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। अब आप यहाँ पे स्वयं कीजिए, गाय ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गाय पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गया कौन था? जूरी का साला था, जो कि अपनी बहन के यहाँ से बैल को लेके गया था। है इसमें गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। तो गया गरीब था क्या? नहीं था। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हीरा मोती तो व्यवहार से बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले थे। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा कि वह जो है हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि उसका मालिक जो था वो जूरी था और जूरी उसके व्यवहार को जानता था, परंतु गया जो है वो उसके व्यवहार को नहीं जानता था। तो ये हमारे जो पाठ के प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट हुए हैं। अब हम यहाँ रचना और अभिव्यक्ति, ये आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इनमें से जरूर पूछा जाता है। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही, मतलब कष्ट भी सहा। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो हम जब अब अगली क्लास लेंगे या आप अपने मुझे इस पे जो है विचार बताएंगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा कि जैसे कहानी का पात्र हीरा और मोती है, तो दोनों स्वाभिमान व्यक्तियों के प्रतीक है, और जब जब उन पर अन्याय हुआ या उनकी जो शोषण करने की चेष्टा की गई, तब उन्होंने पूरी शक्ति से विरोध किया। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका डट करके सामना करना है, डरना नहीं है। तो ये जो स्वाभिमानी प्रतिक्रिया है ये इनके स्वभाव के अनुकूल और सराहनीय है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? आपको लगा, जिसने इस पाठ का अध्ययन किया उनको ऐसा लगा? तो वास्तव में दो बैलों की कथा के द्वारा लेखक ने देशवासियों को स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। जिस प्रकार से बैल अपनी आजादी के लिए, अपनी इज्जत के लिए जो है वो लड़े थे, उसी प्रकार से तो कहानी के दोनों जो बैल है वो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक है। वे अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इस प्रकार कहानी प्रतीकों और संकेतों के द्वारा पाठकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ रही है। अब भाषा अध्ययन देखिए, आप स्वयं करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, आपको पीडीएफ में तो भेज दिया जाएगा। जैसे बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ कि भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। निपात को याद रखिए, निपात किसे कहते हैं? जहां पर किसी वाक्य पर जोर दिया जाता है, ही भी। तो हम कहानी में से ऐसे 5 वाक्य छांटेंगे, आप लोग इसको छांटिए और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो स्वयं कीजिए, ताकि आपको इस पाठ का मूल्यांकन हो जाए। उसके बाद में आप प्रश्न उत्तर स्वयं जो है हमें पुस्तक से ही लर्न करने हैं, तो आप लोग जो है पुस्तक में देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य जो है छांट कर उसके भेद लिखिए। जैसे कि दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत पड़े, तो मिश्र वाक्य है, प्रधान उपवाक्य दीवार का गिरना था। सेकंड, यहाँ पर सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य ये भी, सहसा एक दड़ियल आदमी आया। उपवाक्य है आश्रित जिसकी आंखें लाल थी और आश्रित विशेषण मुद्रा अत्यंत कठोर थी। तो ये आपको जो भाषा ज्ञान है, जब हम इसमें विशेषण विशेषण और वाक्य के आधार पर भेद करेंगे तो ये आपको जो है स्वयं ही समझ में आ जाएंगे।
और इसकी शब्द संपदा अर्थात जो शब्दार्थ है वो आपको पुस्तक में जो है वो करने हैं। तो आपको चैप्टर जो है पार्ट 1 हाँ आपको समझ में आ गया होगा, हीरा और मोती। इसको अच्छे से इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोग कीजिए और मुझे मेरे नंबर पे सेंड कीजिए। तो चलिए हमारा जो पार्ट 1 है हीरा मोती पूर्ण होता है। घर में रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद, बाय। हेलो।